तो सबसे बड़ा दंगल बिहार में इस वक्त हमारे मेहमान हैं पवन खेड़ा, जो मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़ी जिम्मेदारी है और बखूबी निभा भी रहे हैं। पवन जी, पहला सवाल तो यह है कि सबको कुछ न कुछ मिला इस महागठबंधन में। मुकेश सहनी 14 सीट लड़ रहे हैं लेकिन उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए। आरजेडी के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने। आपको क्या मिला? आपको सीटें भी कम मिली, आपको उप मुख्यमंत्री का पद भी नहीं मिला। आखिर इस गठबंधन में आप हैं क्यों? हम सबको जोड़ भी रहे हैं और हमें जो मिला वो संतुष्टि मिली कि बिहार को हम एक नया भविष्य देने जा रहे हैं और हम सबको जोड़कर एक बहुत बढ़िया खाना बाना बनाया। बहुत बढ़िया। माइक ऑफ है क्या आपका? पवन जी, मैं ये पूछ रहा था, सीटें भी कम आप लड़ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का पद भी आपको नहीं मिला। मिला क्या इस गठबंधन में आपको? भाई देखिए, लोग पद की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं, कौन से दल में लड़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। महागठबंधन में कोई पद की लड़ाई नहीं लड़ रहा और हमें जो मिला वो एक संतुष्टि ये है कि हमने सबको जोड़ा, क्योंकि हम एक राष्ट्रीय दल हैं, सबसे पुरानी पार्टी हैं, सबसे बड़ी पार्टी है। हमने सबको जोड़ के बिहार को एक बेहतर भविष्य देने के लिए एक पूरी व्यूहरचना रची है। वो संतुष्टि सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी पार्टी और सबसे कम सीट। भाई आप 70 सीट पे लड़े थे, तेजस्वी यादव तो अपनी पूरी सीटों पे लड़ रहे हैं जितनी पिछली बार लड़े थे लगभग। लेफ्ट भी उतने पे लड़ रहा है, आपने अपनी सीटें कम क्यों? जब एक गठबंधन बनता है तो सब एक दूसरे की सुनते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं और कन्विंस हो भी जाते हैं। उसके बाद तय होता है कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। इसमें कम ज्यादा नहीं देखा जाता। सबसे उपयुक्त उम्मीदवार किस पार्टी के पास है, उस उपयुक्त उम्मीदवार को उस पार्टी से सिंबल मिलता है। तो ये तो ऐसा नहीं हो गया कि आप लड़ाई से पहले हथियार डाल दिया आपने? 52 सीट 53 सीट आपके पास है एक्चुअली, उसमें भी फ्रेंडली फाइट की सीटें हैं। तो आपके विधायक ही जब कम जीतेंगे तो आप फिर उसमें सत्ता में भागीदारी कैसे करेंगे? पवन जी, सत्ता में भागीदारी का अर्थ ये नहीं होता कि कितनी जगह पर कौन मंत्री बना, कौन उप मुख्यमंत्री बना, कौन क्या बना, वो मायने नहीं रखता। जो कल हमने एक साझा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया, वो है असली भागीदारी कांग्रेस पार्टी की, हम सब की। परिवर्तन के लिए बिहार में अब क्या करना है, 20 साल से बिहार पटरी से उतरा हुआ है, उसको फिर से पटरी पर कैसे लाना है, वो पूरी रणनीति बनाने का काम। तो उसमें भी तो तेजस्वी यादव की फोटो इतनी बड़ी लगी थी, बाकी सबकी फोटो रसीदी टिकट। तो मुख्यमंत्री किसको हमने घोषित किया? तेजस्वी यादव ही ना कोई किया है, तो उन्हीं का तो चेहरा होगा। तो अच्छा, आप क्या चाहते हैं उसमें मोदी का चेहरा लगा दें? नहीं, आपकी पार्टी, आपका महागठबंधन। जहां देखो मोदी अपना चेहरा लगाते हैं, आपको लगता है कि हम अपने घोषणा पत्र में भी मोदी का लगाएंगे? अच्छा भाई, हमने अपना मुख्यमंत्री घोषित किया, समय से पहले कर दिया। एनडीए, नो दूल्हा अवेलेबल, ये फुल फॉर्म है एनडीए का। कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा? नहीं बताएंगे। आपने तो नई डेफिनेशन। आज राहुल गांधी प्रचार में उतरे और पहले दिन धमाका कर दिया उन्होंने। पूरी बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस माफी मांगे। छठ मैया का अपमान कर दिया उन्होंने और प्रधानमंत्री के लिए कह दिया कि वोट अगर उनको मिलेगा तो वो डांस करने को भी तैयार है। इस तरह की भाषा पर सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए, बंगाल में चुनाव होता है तो अचानक रविन्द्रनाथ टैगोर बन के आ जाते हैं। अब यहां पता नहीं क्या भेष धारण करके आएंगे। अरे आप प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम एक्टर नहीं हो कि जहां चुनाव होता है वहां वैसा का वैसा भेष धारण करके आ जाते हैं। तो क्या गलत कहा राहुल जी ने? आप उनको कहिए शीर्षासन लगाकर प्रचार करिए, वो शीर्षासन लगाकर प्रचार करेंगे। कोई गलत बात नहीं की, बहुत सही कहा। तो असली एक तरह से पोल खोल के रख दी प्रधानमंत्री की। माफी नहीं मांगेंगे आप? क्यों माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। कहां है अब रविन्द्रनाथ टैगोर? लिख लीजिए, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद जब बंगाल का चुनाव होगा फिर ये बदल देंगे अपना पूरा। अच्छा, एक बात बताइए पवन जी, एक वोटर अधिकार यात्रा जब हुई थी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, उस समय एक मोमेंटम बहुत तेजी से आपके पक्ष में गया था। उस बीच आपको लगता नहीं मिस कर दिया बस आपने? क्योंकि 55 दिन के आसपास राहुल गांधी एक्शन में नहीं थे, 32 दिन के आसपास तेजस्वी यादव अपने घर में बैठे रहे। आप लोगों ने क्या मोमेंटम मिस किया? इस बात का रिग्रेट है कुछ? बड़ा अनोखा सवाल है ये। हर चीज का एक वक्त होता है। उस वक्त में हमारे नैरेटिव को, हमारे प्रचार को शुरुआत देनी थी। दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी तरह बड़ी खूबसूरत शुरुआत दी। उसके बाद बोर्ड रूम में जाना जरूरी होता है। क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह का मैनिफेस्टो होगा, कितनी सीटें किसको मिलेंगी, कौन लड़ेगा किस सीट पर, यह सब भी करना आवश्यक होता है। फिर से प्रचार शुरू करना होता है। इस बीच में त्योहार होते हैं। अब लोगों का त्योहार में आप जाकर राजनीतिक प्रचार करना शुरू कर दें, ये क्या अच्छी बात है? बीजेपी तो कर रही थी। अब वो बीजेपी जाने, हम इस तरह के काम नहीं करते। अब छठ एक बहुत महापर्व है, उसमें हम जाके अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे तो कौन हमें बर्दाश्त करेगा? बताइए।
अच्छा, एक सवाल, अभी अमित शाह ने कहा कि लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है, बस यही है गठबंधन। अमित शाह बीसीसीआई से अपने बेटे को आईसीसी तक ले जाना चाहते थे, ले गए। पूछा नहीं आपने? आएंगे ना आज 8 बजे, पूछिएगा उनसे। एक ओवैसी साहब ने, आपने सुना होगा उनका बयान, मैं उन्होंने नहीं कहा सुनता कि, बयान किसी के इस तरह से। अच्छा, ओवैसी की बात ही नहीं सुनते न मोदी जी की भी नहीं सुनता। हैं? मैं क्यों सुनूं? हमें क्यों सुनना है उनके बयान? भाई आप बता देते हो, हम सुन लेते हैं आपकी। तो आप न ओवैसी की बात सुनते हैं और न मोदी जी की बात सुनते अरे हम बिहार के लोगों की बात सुनते हैं साहब, तो वो ज्यादा जरूरी हैं। है। बिहार के बारे में बोला उन्होंने। बिहार के बारे में बाहर का आदमी आकर बोल जाए। अरे बिहार के लोग भी तो कुछ बोल रहे हैं, 20 साल से बोल रहे हैं, वो सुनना जरूरी है। ओवैसी से इतनी नफरत कैसे? हमें किसी से नफरत नहीं। यूपीए सरकार में तो आपके साथ नफरत शब्द कांग्रेस के शब्दकोश में नहीं है, सिर्फ प्यार है। बिल्कुल प्यार है। तो ओवैसी साहब से प्यार है आपका? बिहार से प्यार है। ओवैसी साहब से? बिहार से प्यार है। ओवैसी साहब से नहीं है? भैया आप करिए ना प्यार उनसे। मैं क्यों करूंगा? कुछ लोग आपके लिए छोड़ दिए, आपके साथ थे ना वो सरकार में। कुछ लोग आपके लिए भी छोड़ेंगे ना। अच्छा चलिए, आप मोदी जी से प्यार कीजिए, हम थोड़ी रोकेंगे आपको। अरे हमें तो आपसे भी प्यार है, होना ही चाहिए। तो ओवैसी साहब ने ये कहा कि सन ऑफ मल्लाह 1.5% 2% आबादी, उनको तो आपने डिप्टी सीएम घोषित कर दिया, सन ऑफ मोहम्मद को कब करेंगे? उन्हें इसमें आपत्ति क्या है कि हमने सन ऑफ मल्लाह को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर घोषित किया और घोषणा करते वक्त ये बोला कि आने वाले दिनों में हर वर्ग, हर समुदाय के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये बोला। उन्होंने नहीं सुना होगा। अच्छा, क्लियर कर दिए इसको। कर दिया क्लियर। वो कह रहे हैं क्या दूसरी बार किया? पहले तो उस दिन किया था जिस दिन मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी। पवन जी, आपकी सरकार बनेगी तो स्पेसिफिक बात कर रहा हूं मैं, क्या मुसलमान डेप्यूटी सीएम बनेगा? मैं आपको फिर से दोहरा कर, हर उस वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा जिसको प्रतिनिधित्व अभी मिलता हुआ आपको नहीं दिख रहा इस सरकार में जो जा रही है, और जो आने वाली सरकार है उसमें वो आपको दिखेगा। मुसलमान भी शामिल है ना उसमें? क्यों नहीं शामिल है? तो बनेगा ना डिप्टी सीएम। तो क्यों नहीं शामिल है? सब, हर वर्ग शामिल है, वही कह रहा हूं। सामाजिक न्याय की परिभाषा देखिए, संविधान पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अभी आपके पप्पू यादव आपकी पार्टी में है, वो आपकी पार्टी में है कि नहीं, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल है, सदस्य हैं हमारे, मैंने ज्वाइन करवाया था। हाँ, करवाया तो आपने था, तो सदस्य है ना? हाँ है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह के बयान देते हैं पप्पू यादव, आपके लिए एसेट है कि सरदर्द है? सरदर्द कोई नहीं है, जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ कोई सरदर्द नहीं है। जो ये मोदी और इस तरह के लोग हैं, ये है सरदर्द इस देश के लिए, बिहार के लिए। हमें बिहार के सरदर्द को दूर करने के लिए आए हैं। ये फ्रेंडली फाइट क्या है? 6 महीने पहले से आपके वार रूम ने एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे आ गया, आप सर्वे करने लगे, अलावरू जी आ गए, स्क्रीनिंग कमेटी बन गई, इतना धूम धमाके से सब कुछ हुआ, और आखिरी दिन तक, आखिरी रात तक, नॉमिनेशन के समय तक आप सीट ही नहीं बांट पा रहे थे। किसने कहा नहीं बांट पा रहे थे? तो फिर आपने आखिरी समय तक क्यों चलता रहा? आखिरी समय तक बांट दी। सब, हर पार्टी ऐसे ही करती है। जरूरी है क्या कि आप जो तय करें कि कैलेंडर में साहब इस दिन तक कर दीजिए? चुनाव आयोग ने एक दिन तय किया, उस दिन के अंदर अंदर हो गया, उसमें क्या गलत है? अच्छा पवन साहब, ये पीके एक समय पवन खेड़ा प्रशांत किशोर भी है एक। अच्छा, वो आपके बहुत करीब एक समय चले गए थे, 10 जनपद में बैठकें हुई कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस के लिए रणनीति बनाएंगे। अब सब कुछ मेटेरियलाइज जब नहीं हो पाया तो उन्होंने एक पार्टी बना ली, और सबसे ज्यादा अटैक वो राहुल गांधी पर ही करते हैं। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं? उनकी राजनीति वो जाने, उसमें हम क्यों उनका जवाब दें? ऐसा तो नहीं है कि आपके पास आना चाहते तो एक गाना चलाए ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अभी बीजेपी में एक बहुत कद्दावर नेता है, मंत्री हैं, हाँ। अब नाम नहीं लेना ठीक रहेगा, 2012 में वो कांग्रेस आना चाहते थे। अब क्या करें, ऐसे कई लोग कांग्रेस में आना चाहते हैं। कौन? अब कभी कुछ किताब में भी लिखेंगे, ऐसा थोड़ी हर चीज आपको बता देंगे। नहीं बताएंगे। बहुत बड़े नेता हैं, अच्छा। प्रधानमंत्री बनने के सपने भी देखते हैं। 2011-12 में कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे। अब उसमें क्या कर दें हम? हमने नहीं ज्वाइन करने दिया, अब वो गाली देते हैं तो देते रहे, उसमें क्या हो गया? एक सवाल यह है कि आपकी जो सहयोगी पार्टी यहाँ है आरजेडी, उसके तरफ से कहा गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वक्फ जो कानून है उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। आप इस बात का समर्थन करते हैं? कोई भी कानून इस देश में जब बनाया जाए, सबसे संवाद करके बनाया जाना चाहिए। इसमें आपको कोई आपत्ति है इस बात में? संविधान यही कहता है। लेकिन पिछले 10-11 साल में भूमि अधिग्रहण हो, किसानों के कानून हो, अलग अलग तरह से थोपे जाने की एक परंपरा शुरू हुई है। कोई भी कानून जो थोपा गया है उस पर जब बिना चर्चा के उसको पास नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो बहुमत नाम की कोई चीज होती है? बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दें। बहुमत हमने भी देखा है, 400 के ऊपर, जो 400 पार असली है वो तो हमने देखा है। राजीव जी के वक्त 400 पार हुए थे। तो उस समय लेकिन उस वक्त भी नहीं किया था। उस वक्त भी हमने, शाहबानो क्या है? उस वक्त भी हमने शाहबानो क्या है? पार्लियामेंट में चर्चा के बाद हुआ,
चर्चा तो करिए। अरे लेकिन आप तो बहुमत के चर्चा बल नहीं पे ही तो करते। आप कानून पास बात- करते हैं ना। बात वो नहीं है, चर्चा के बगैर तो नहीं करते ना साहब। तो जो कानून बन चुका उसको कूड़ेदान में कैसे चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं तो पहले कूड़ेदान पहले में इसका कैसे जवाब करेंगे? तो दीजिए, चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो कूड़ेदान पे चर्चा कर रहे हैं, कानून पे नहीं कर रहे। देखिए साहब, तो संसद से बहस करके अरे आप साहब, लोगों ने तो पार्टिसिपेट जो किया नहीं। जन भावना है, उस जन भावना को भी आपको विधानसभा में, संसद तक जाना ही होगा ना। उसको कैसे ले जाएंगे? अपने विधायकों के थ्रू ले जाएंगे, अपने सांसदों के थ्रू ले जाएंगे। आप संसद में सांसदों को बोलने नहीं देंगे, उनका गला दबा देंगे, तो वो कैसे बोलेंगे? जब वो वहां नहीं बोलेंगे तो कहीं तो बोलेंगे। आप पवन जी कांग्रेस पार्टी के फेस हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, आप ये बताइए कि केंद्र से पारित कानून संसद जिसको पारित कर चुकी है उसको राज्य कैसे कूड़े में फेंक देगा? अरे साहब, राज्य कम से कम अपनी आपत्ति तो दर्ज कराएगा। बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है बिहार, आप इसको कम मत आंकिए, इसको हल्के में मत लीजिए। अगर एक महत्वपूर्ण राज्य अपनी आवाज उठाएगा किसी कानून के विरोध में, क्या संसद नहीं सुनेगी उसको? क्या मोदी नहीं सुनेगा उसको? हो सकता है नहीं सुने, क्योंकि लोकतंत्र के में इनको विश्वास नहीं है। मैं मानता हूं आपकी बात। तो हाँ, फेंक देंगे ना, पूछिए ना। फेंक देंगे? फेंक देंगे का अर्थ क्या होता है? वही बताइए। फेंक देंगे का अर्थ होता आपको याद है ना, है एक- कि हम अपनी आवाज, अपना विरोध बहुत मजबूती से दर्ज कराएंगे। क्या गलत है इसमें? आप शब्दों में पकड़ लेंगे। मैं जो बार बार आपको भावना बता रहा हूं कि संविधान का अपमान किया है नरेंद्र मोदी ने, इस तरह के कानून बनाकर जिस तरीके से बनाए हैं, उसमें आप नहीं टिप्पणी दे रहे। इसीलिए जो ये ग्रे एरिया छोड़ देते हैं ना पवन जी आप, तभी तो बीजेपी कहती है मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं आप। राजनीति और जीवन ग्रे एरिया में ही चलता है। ब्लैक और व्हाइट में मोदी जी का चलता होगा, हमारा किसी का नहीं चलता। तो ब्लैक एंड व्हाइट में तो आप भी हैं, देखिए ना ऊपर से नीचे ग्रे है। ग्रे है। तो सवाल यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप पे तुष्टीकरण का सवाल उनसे पूछिए जो इस देश की आधी से भी ज्यादा आबादी को इस देश का नहीं मानते। वो दलितों को इस देश का नहीं मानते, उनको सनातन का नहीं मानते, उनको हिंदू नहीं मानते। वो आदिवासियों के साथ क्या करते हैं आप देख रहे हैं, उनका जल, जंगल, जमीन तीनों छीनते हैं। वो अक़लियतों के साथ क्या करते हैं, माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं, वो देख लीजिए। महिलाओं के साथ क्या करते हैं, वो असली में आधी आबादी जो इस देश की, उसके साथ क्या करते हैं, वो देख लीजिए। सनातन का अपमान तो आपके ऊपर आरोप लगाती है बीजेपी। सनातन की परिभाषा अगर इनको बुलाइए एक बार हमारे सामने, हम बताते हैं सनातन की क्या अभी एक परिभाषा। छठ घाट बना वहां पे कार्यक्रम तय ही नहीं था कि नहीं था, बीजेपी करी, आप लोगों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया। यहाँ पर सारे राइट विंग जितने हैंडल्स हैं, जिनको आप लोग राइट विंग हैंडल्स कहते हो, वो तमाम ट्वीट करे जा रहे थे। हमें मालूम है ना कहां से ट्वीट होता है ये सब। हमें नहीं मालूम क्या कर रहे थे, वो भी जांच रहे थे कि क्या पब्लिक का मूड है। हमें मालूम है क्या कर रहे थे। तो क्यों आपको क्यों लगता है कि उसके बाद में उसको मेटेरियलाइज नहीं होगा? जब अपमान ज्यादा होने लगा कि साहब ये बिस्लरी का घाट, तो जाहिर सी बात है कि फिर घबरा गए। अच्छा ये बताइए, अभी तो इलेक्शन में टाइम है, अभी तो इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी यहाँ पर आए भी नहीं, आए दौरा करके चले गए, अलग बात है। अभी से आपके महागठबंधन ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भाई स्लो वोटिंग कराएंगे, फेयर नहीं होगी वोटिंग। तो आपको क्या इस वोटिंग प्रक्रिया पर? अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अफसरों के साथ करते हैं, बतौर गृह मंत्री नहीं करते, बतौर बीजेपी के एक नेता करते हैं। और क्या बोलते हैं उन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, आपने सुना है क्या? कुछ अफसर तो हमारे अभी भी हैं, कुछ पत्रकार, अब कोई नहीं रहा हमारा, अफसर तो अभी भी हैं। तो अफसरों ने क्या बताया? बताते हैं किस तरह से उनको निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या आदेश दिए जा रहे हैं, वो सब कुछ बता रहे हैं। अच्छा पवन जी, ये जितनी ये क्या हो गया? आपकी आवाज धमाकेदार हो गई। जितने भी स्टेट्स हैं, देखिए आपकी पार्टी एक समय पूरे देश पर राज करती थी, पूरे देश में आपका संगठन था, लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों जगहों पर हमेशा आप जूनियर पार्टनर ही हैं। मैं ये नहीं कर, आप कहेंगे फिर बीजेपी भी तो यहाँ जूनियर पार्टनर, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप अपनी पार्टी को कब फ्रंट सीट पे लाएंगे, कब ड्राइविंग सीट पे लाएंगे? ये मुझे नहीं लगता कि हमारी प्राथमिकता है या होनी चाहिए। आप अपनी पार्टी अभी को मजबूती हमारी करना चाहते हैं? प्राथमिकता क्या होती? हमारी प्राथमिकता यह है कि जो जहां मजबूत है उसका साथ दो, और बीजेपी और उसकी विचारधारा से उस इलाके को निजात दिलवाओ या वहां घुसने मत दो। यह प्राथमिकता असली देशभक्तों की होती है। मतलब बीजेपी को हटाना है, उसके लिए चाहे खुद को कमजोर करना पड़े। वो एक जहरीली विचारधारा है। इस देश को उस विचारधारा से बचाना हम सबका प्रथम कर्तव्य है। मैं कहता हूं ये हमारा धर्म है। तो उसमें जितने लोग भी आपका साथ दें, आपको साथ तो लेना चाहिए। वो वैसी साहब कह रहे हैं, देखिए वो दरवाजे पर पूरा गठबंधन तय करेगा कि किसका साथ लेना है किसका नहीं। कोई बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर नहीं होता है इसमें कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो दादागिरी करेगी, नहीं भाई तेजस्वी जी ये मानना पड़ेगा, इस तरह से हम नहीं करते। यहाँ तो तेजस्वी बिग ब्रदर है, कोई भी हो, हम लोग सब आपस में सुनते हैं। तेजस्वी बिग ब्रदर है। हम तो किसी को बिग और स्मॉल, हम न अपने आप को बिग मानते हैं कहीं भी, न किसी और को स्मॉल मानते हैं।
ओवैसी को क्यों आप लोग ठुकरा दे रहे हैं? वो जब बार बार 6 सीट आप बड़ी मोहब्बत है आपको ओवैसी जी से। महाभारत में 5 ही गांव मांगा था, नहीं मिला, युद्ध हो गया, खेल खराब। पिछली बार आप 12,000 फैक्टर नहीं है साहब यहाँ इस 4 सीट जो जीता वो फैक्टर नहीं है। इस चुनाव में ओवैसी फैक्टर नहीं है। पिछले चुनाव में कितनी सीट जीते? इस चुनाव में सीधी सीधी लड़ाई है सर। पिछले चुनाव इस चुनाव अभी हम इस चुनाव की बात कर रहे हैं, तो वो तो आने वाले 15 दिन में यही चुनाव हो रहा है। वो जो तो 5 साल पहले हुआ वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मुसलमान उनके साथ नहीं है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब आप खुद समझ लीजिए तो वो वहां पर कैंप कर रहे हैं लगातार। मैं तो कह रहा हूं साहब बिल्कुल करना चाहिए, सब अपनी अपनी पार्टी के लिए सबको कैंप करना चाहिए। हम सब कैंप किए हुए हैं यहाँ, उसमें क्या बीच में हो क्या गया मैं जानना चाहता हूं आपसे। परिस्थितियां बदल गई। यूपीए के समय आपके साथ थे कि नहीं ओवैसी? अरे साहब मैं कह रहा हूं परिस्थितियां बदलती रहती हैं। क्या क्या बदल गया? परिस्थितियां बहुत डायनामिक होती हैं, राजनीति डायनामिक होती है। गठबंधन को जो सही लगा उसने वो निर्णय लिया। अच्छा, प्रधानमंत्री जी 2 नवंबर को आ रहे हैं यहाँ पर अरे रोड शो करने। अब से 2 तक क्या करेंगे? अच्छा मेकअप कर रहे होंगे, ठीक है चलिए करने दीजिए। नहीं रोड शो करने आ रहे हैं। हाँ तो आज से लेकर 2 तारीख तक भी यहीं रहना चाहिए ना। वो तो नॉर्मली तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन अभी मेकअप में समय लग रहा हो। अब आप लोग रोज रोजगार की बात करते हैं कि रोजगार नहीं दिया। वो कहते हैं जो तेजस्वी ने रोजगार दिया था वो भी तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में रोजगार दिया उनके थोड़े मुख्यमंत्री थे वो हमारे थे तो नीतीश कुमार। हाँ थे नीतीश कुमार, लेकिन वो हमारे थे। अच्छा, अब कभी आएंगे कि नहीं आपके साथ नीतीश कुमार? वो तो हमसे क्यों पूछ रहे हो, उनसे पूछिए। मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं? हमसे मत पूछिए ना। या तो हमारा सारा महागठबंधन यहाँ बैठा हो मंच पे तो महागठबंधन से पूछिए, नहीं तो नीतीश जी से पूछिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे कि एक समय था 2014 के आसपास जब सबसे प्रिय नीतीश कुमार ही आप लोगों के लिए थे, और एक समय ऐसा भी आया था जब आप लोग तय कर चुके थे कि अगर वो चेहरा बनाया जाए। अब कैलाश विजयवर्गीय ने नीतीश कुमार जी के लिए जो अपशब्द उस वक्त इस्तेमाल किए थे, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, क्या बोले थे वो? कि वो एक ऐसी विदेशी कन्या है जिसके अनेक बॉयफ्रेंड्स होते हैं। अब इस तरह की बातें कहते हैं नीतीश जी, पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। हमें तो सुनकर अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने एक बात कही, देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। ये बात सच नहीं कि लोगों की कमाई उससे हो रही है? आप लोग इतने ज्यादा कमाई किसकी हो रही है? पूरा जो समय व्यर्थ हो रहा है, जब उसको बेचारे को रोजगार मिलना चाहिए, टेस्ट में पास होना चाहिए, पेपर लीक हो जाते हैं। आप उसको मजबूरन यू आर कॉर्नरिंग देम, आप एकदम कॉर्नर कर रहे हैं उनको। फिर देखो मैंने आपके लिए कर दिया, इंटरनेट सस्ता कर दिया। अरे साहब इंटरनेट आपने सस्ता किया तो किसको लाभ मिला? बड़े बड़े सेठों को लाभ मिला ना। अच्छा, आपके चेहरे तेजस्वी यादव ही हैं। लालू यादव क्या अभी भी रेलेवेंट हैं आपके लिए? क्या लालू यादव तो इस देश की राजनीति के इतिहास में हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। आपके लिए बैगेज नहीं लगते कभी? बैगेज नहीं लगते? क्या बात कर रहे हैं आप? यही प्रॉब्लम है कि विरासत को आप लोग बैगेज मान लेते हैं। बीजेपी हमारे, हम तो नहीं कह रहे। बीजेपी को तो महात्मा गांधी बैगेज लगते हैं, तो छोड़िए ना। बीजेपी की आप क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी को तो इस देश का कोई भी बड़ा व्यक्ति, नायक हमेशा खलनायक लगेगा। तो उनके अपने नायक है नहीं, सबको खलनायक बनाते हुए घूमते हैं। 2015 में जब प्रशांत किशोर ज्वाइंट रणनीति बना रहे थे ना दोनों के लिए, तब उस समय उन्होंने लालू जी की तस्वीर तभी गायब कर दी थी 2015 में। फिर मुझे नहीं मालूम उस वक्त का चुनाव की क्या मजबूरी रही होगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो प्रेरणा के स्रोत होते हैं वो हमारे परिवार में हो, समाज में हो, पार्टी में हो, देश में हो, वो प्रेरणा स्रोत हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। एक बात बताइए, उनके घर में जो तेज प्रताप यादव उन्होंने अलग पार्टी बना ली, आप लोगों से कोई बातचीत, कोई संपर्क उनसे है कि आपने एक सिर्फ तेजस्वी के साथ ही गठबंधन किया, उनसे कोई आप लोगों का भी मतलब नहीं? गठबंधन हमारा जो आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन है, पूर्ण विराम। और परिवार दल के साथ होता है गठबंधन। आरजेडी एक पार्टी है, उसके साथ है हमारा गठबंधन। एक बात बताइए पवन जी, जो आपका चुनाव प्रचार अब चल रहा है इस वक्त, आपको लगता नहीं कि बहुत कम समय बचा और ज्वाइंट रैलीज बहुत कम है तेजस्वी और राहुल गांधी की, सॉरी, अगर ज्यादा होती तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैलियां तो ज्यादा बेनिफिट होती? कुछ प्लान में क्या मालूम है कि कितनी रैलियां होनी है राहुल जी की, कितनी होनी है प्रियंका जी की, कितनी होनी है खड़गे जी की? आपको धीरे धीरे ही बताएंगे ना, हम हर चीज थोड़ी आज ही बता दें। तो समय कितना बचा है? जितना समय बचा है उसमें अच्छी संख्या में हमारी रैलीज हो रही। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 1 दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री, सरकार चलाने के लिए चुना गया, वो रैलियां कर रहे हैं, करने दीजिए ना उन्हें। अच्छा, एक मेरा आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। बीजेपी इसको भी बड़ा मुद्दा बना रही है, जो आप लोग जन नायक कह देते हैं राहुल गांधी को। हमने नहीं कहा, लोग कहते हैं, जो जन भावना है वो है। अब लोग कुछ भी कहें प्रेमवश, उसमें क्या हम लोगों को डांटना शुरू कर देंगे? कमाल की बात है। आप मानते हैं? मैं तो उन्हें बहुत कुछ मानता हूं। क्या क्या? मेरे लिए तो बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े जननायक, बहुत बड़े नायक हैं मेरे। कर्पूरी ठाकुर जननायक हैं कि राहुल गांधी? क्या मतलब, ये कोई आइदर और थोड़ी होता है। कमाल की बात है, ये कैसी बात कर दी आपने?
अच्छा, एक आदमी को आपने एक उपाधि दी, इसका मतलब थोड़ी कि और सब कर्पूरी ठाकुर जिसका जनसंघ ने अपमान किया था, इतने बड़े नेता का, जब वो सामाजिक न्याय की दिशा में मुंगेरीलाल कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने गए, क्या किया था जनसंघ ने? वो होता है कर्पूरी ठाकुर का अपमान। ये प्रधानमंत्री को किसी दिन पूछेगा, आज गृह मंत्री आएंगे, नकली चाणक्य असली चाणक्य की भूमि पर जब आए, तो आज मैं आपको चुनौती देता हूं, उनसे पूछिएगा क्या कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान जनसंघ ने किया था या नहीं। चलिए पवन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कई धन्यवाद। मुद्दों पर आपने तस्वीर साफ की। और लेकिन चलते चलते एक छोटा सा सवाल, स्टालिन हिंदी के लिए क्या क्या बोलते हैं? हिंदी गानों पर प्रतिबंध, हिंदी फिल्मों पर प्रतिबंध, और राहुल नहीं, जी- आज तक कोई ऐसा नहीं था। ये अफवाह उड़ाई थी कि प्रतिबंध लग रहा है। ये अफवाहों पे यही दिक्कत है। र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी आरएसएस, अब उनके हाथ में व्हाट्सएप आ गया, रोज नया नया व्हाट्सएप पे घुमाते रहेंगे, और आप लोग भी गंभीरता से ले लेंगे। धन्यवाद। तो ये थे पवन खेड़ा, मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा दंगल में न्यूज 18 इंडिया कार्यक्रम में आने के लिए पवन जी।